दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उन्हें सीबीआई ने कल फिर से तलब किया है पूछताछ के लिए। सिसोदिया का कहना है कि मेरे खिलाफ सीबीआई ईडी की पूरी ताकत लगा दी गई है। घर और बैंक में रेड की गई लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। सिसोदिया ने दिल्ली के विकास में बाधा डालने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। तो मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, इनका दावा। चलिए, दो सहयोगी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मनीष पांडे और पंकज जैन। मनीष, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या पूरा मामला है, लेकिन पंकज आपसे समझना चाहेंगे, आप एलजी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, क्या कुछ वहां पर आपको देखने को मिल रहा है? पार्टी के कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं? आतिशी को भी हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल, आतिशी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ गई है। सीधा सवाल उनसे ही पूछ लेते हैं, क्योंकि एक तरफ एलजी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आम आदमी पार्टी यहाँ पे पहुंची हुई है पोस्टर बैनर लेके, लेकिन दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दोबारा बुला लिया है। आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है, और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से जो डर लगता है उसके लिए वो हर प्रकार की वेंडेटा पॉलिटिक्स करने को तैयार हैं। चाहे वो मेयर के चुनाव में गैर कानूनी, गैर संवैधानिक हरकतें हो, चाहे वो सीबीआई, ईडी, दिल्ली पुलिस का मिसयूज हो, ये तो भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कर रही है। कल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने दिखा भी दिया है कि भारतीय जनता पार्टी, उनके एलजी साहब, उनकी सारी एजेंसीज गैर कानूनी, गैर संवैधानिक हरकतें रोज रोज करती हैं। लेकिन अब मनीष सिसोदिया को जो जांच के लिए बुलाया गया है, तो क्या एक बार फिर से हमें सड़कों पर देखने के लिए मिलेगा कि रैली निकाली जाएगी, या फिर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश होगी आम आदमी पार्टी की तरफ से? और इस पूरे मामले में आप किस तरीके से जांच को अभी तक देख पा रही हैं? आप जांच से संतुष्ट हैं? क्या कहा जाए उस जांच के बारे में, जहाँ में 1 साल से 500 अफसर जांच कर रहे हैं, लेकिन तब भी एक पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत भी वो सामने नहीं रख पाए हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, और यही कारण है कि अभी तक कोई भी भ्रष्टाचार का सबूत सीबीआई ईडी सामने। पंकज, आपका दोबारा रुख करेंगे। निश्चित तौर पर वहां पर हम देख पा रहे हैं कि तमाम समर्थक उनके मौजूद हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच मनीष पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष, किस मामले में इनको तलब करने की जानकारी मिल रही है? सीबीआई और ईडी के नजरिए से क्या इन्फॉर्मेशन है अभी? जी देखिए, मेरी सीबीआई के अधिकारियों से बातचीत हुई है। उन्होंने इस बात को कंफर्म किया हुआ है कि मनीष सिसोदिया को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जो सूत्रों से मेरी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि मनीष सिसोदिया को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाने की वजह यह है कि कुछ ऐसे सबूत उनके हाथ में लगे हुए हैं जिसके बिना पर फिर से मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने की जरूरत है। एक बार पहले भी मनीष सिसोदिया पूछताछ हुई थी, उस वक्त जो सबूत उनके पास में थे, जो सीबीआई के एफआईआर में आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों के बिना पर मनीष सिसोदिया पूछताछ हुई थी। लेकिन इस बार मनीष सिसोदिया जो पूछताछ होगी, वो कई ऐसे सबूत हैं, कई ऐसे बयान हैं जो कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिए गए हैं। आपको याद होगा, इसमें सीबीआई ने एक चार्जशीट भी दाखिल की थी। मनीष सिसोदिया को उस चार्जशीट में आरोपी नहीं दिखाया गया था, लेकिन कुछ ऐसी बातें जरूर लिखी गई थी कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ में कुछ बयान आए हैं, कुछ सबूत आए, जिसके आधार पर दोबारा मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मुनासिब है कि कुछ ठोस हाथ लगाओ, क्योंकि इसके पहले भी तो तलाशी हुई थी और सिसोदिया लगातार, उनकी पार्टी भी दावा कर रही है कि अब तक कुछ नहीं मिला है, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। जांच में पहले भी सहयोग किया था और आगे भी सहयोग करेंगे। मनीष, बहुत शुक्रिया। पंकज, आपका भी बहुत शुक्रिया। अडानी हिंडनबर्ग मामले में पहली बार केंद्र सरकार खुलकर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अडानी का नाम लिए बगैर विदेशी साजिश की बात की। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस पर निशाना साधा है। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो हल्ला शुरू हुआ, वो अब 7 समंदर पार पहुंच गया। अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के बयान के बाद नया हंगामा छिड़ गया। बीजेपी सोरोस के बयान को देश की व्यवस्था और पीएम मोदी पर हमला बता रही है। ऐसी बयानबाजी के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जता रही है। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। दरअसल हंगरी मूल के अमेरिकी अरबपति ने अडानी मसले को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है और दावा किया है कि भारत में एक लोकतांत्रिक परिवर्तन होगा। Modi is silent on the subject
but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. ऐसा नहीं है कि जॉर्ज सोरोस ने पहली बार मोदी सरकार के खिलाफ टिप्पणी की है। वो कई बार मोदी सरकार के फैसले पर सवाल उठा चुके हैं। 2020 में वो यहाँ तक कह चुके हैं कि भारत तानाशाही व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी सोरोस की साजिश पर हमलावर है। जिनको वो पैसा पहुंचाते हैं, ये उनके लिए संदेश है कि आप चाहे इन इरादों के साथ वो पैसा प्राप्त करते हो कि आप हिंदुस्तान को कमजोर कर देंगे, लेकिन हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ना कमजोर होगा, ना झुकेगा, बल्कि आगे ही बढ़ता जाएगा। उधर कांग्रेस ने सोरोस मामले से पल्ला झाड़ लिया। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, पीएम से जुड़ा अदानी घोटाला भारत में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान शुरू करता है या नहीं, ये पूरी तरह कांग्रेस, विपक्ष व हमारी चुनाव प्रक्रिया पर निर्भर करता है। इसका जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं है। हमारी नेहरूवादी विरासत सुनिश्चित करती है कि उन जैसे लोग हमारे चुनाव परिणाम तय नहीं कर सकते। जयराम रमेश के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा और कहा कि हम साथ साथ है वाला एजेंडा है। वहीं कांग्रेस सोरोस को बीजेपी का टूल किट बता रही है कि हम आपके है कौन नहीं, ये हम साथ साथ है का एक परिचायक है। जो असली एजेंडा है वो सामने निकल कर आ चुका है और खुद उसकी मुंह जबानी सामने निकल कर आ चुका है, पर फिर भी कांग्रेस पार्टी ऐसे मानसिकता और लोगों का समर्थन करती है। Why should we get into BJP's toolkit? What some Soros says somewhere, then Smriti responds. This is a jugalbandi we have nothing to do with. We don't want to get into this. अदानी मसले पर विपक्ष लगातार सरकार की मोर्चाबंदी कर रही है, जेपीसी की मांग कर रही है। वहीं अमित शाह कह रहे हैं कि बीजेपी के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहाँ सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। उधर राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर के नोटिस का जवाब भेजकर कहा कि उन्होंने संसद में अदानी मसले को लेकर जो भी कुछ कहा था वो ठीक था। आज तक ब्यूरो। निक्की यादव का कत्ल एक बड़ी साजिश का नतीजा था। कत्ल भले ही साहिल ने किया हो, लेकिन उसका पूरा परिवार साजिश में शामिल था। अब साहिल ने कत्ल करने के बाद अपने घर के लोगों को बताया भी था। साहिल के पिता और 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल रिपोर्ट में आपको हम दिखाते हैं साहिल ने क्या कुछ सच उगला है। निक्की यादव मर्डर में सबसे बड़ा खुलासा। खतरनाक साजिश का शिकार हुई निक्की, जिसके साथ दुनिया बसाई उसी ने मार डाला। साहिल का परिवार भी साजिश में शामिल था। नोएडा में शादी, दिल्ली में बेरहमी से कत्ल। 10 फरवरी की सुबह करीब 9 बजे कश्मीरी गेट इलाके में जिस निक्की यादव की कार में बेरहमी से हत्या की गई थी, वो वारदात सिर्फ साहिल गहलोत ने अंजाम नहीं दी थी। इसका पूरा प्लॉट, पूरी साजिश बारीकी से बुनी गई थी। कई लोग इस साजिश में शामिल थे। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि साहिल के परिवार के कई सदस्य इस साजिश में शामिल थे। पुलिस के मुताबिक साहिल गहलोत के साथ उसके पिता वीरेंद्र सिंह, एक चचेरा भाई आशीष और मौसेरा भाई दिल्ली पुलिस का सिपाही नवीन और 2 दोस्त अमर और लोकेश भी शामिल थे। पुलिस पूछताछ में साहिल ने हर सच उगल दिया। उसने बताया कि 9 फरवरी को दूसरी लड़की से सगाई के बाद वो निक्की के घर पहुंचा। निक्की उसके आगे गिड़गिड़ा रही थी, बार बार कह रही थी कि वो उसकी पत्नी है और दूसरी लड़की से 10 फरवरी को शादी ना करे। इसके बाद साहिल और उसके परिवार ने मिलकर साजिश रची। साजिश के तहत साहिल ने निक्की की हत्या कर दी और प्लान में शामिल सभी को बता दिया कि उसने निक्की को मार दिया है। इसके बाद सब खुशी खुशी साहिल की शादी में चले गए।
क्राइम ब्रांच की टीम ने पहले इन लोगों से पूछताछ की और फिर ठोस सबूत मिलने पर पांचों को गिरफ्तार कर लिया। निक्की के मामले में यह भी खुलासा हुआ है कि निक्की और साहिल 2020 में ही नोएडा के आर्य समाज मंदिर में शादी कर चुके थे। पुलिस ने शादी का सर्टिफिकेट भी बरामद कर लिया है, यानी निक्की के लिव इन में रहने की थ्योरी भी गलत साबित हो गई है। निक्की और साहिल बतौर पति पत्नी रह रहे थे, लेकिन साहिल का परिवार निक्की से अपने बेटे की शादी को मंजूर नहीं कर पा रहा था और आखिरकार पिछले साल दिसंबर में उन्होंने साहिल की शादी दूसरी लड़की से तय कर दी और फिर एक बड़ी साजिश के तहत 9 फरवरी को दूसरी लड़की से सगाई के कुछ घंटों बाद ही साहिल ने अपनी पहली पत्नी निक्की की हत्या कर दी। हालांकि निक्की के पिता का कहना है कि उनको दोनों की शादी के बारे में पता नहीं था। एक बड़ा खुलासा हुआ है कि निक्की और साहिल की शादी हो गई थी पहले। हमें नहीं पता था सर, बिल्कुल भी। क्या शादी नहीं हुई थी या हुई थी? सर हमें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। निक्की से आप लोग संपर्क में तो थे? हम संपर्क में थे, लेकिन हमारे को उसने कभी नहीं बताया। कोई भी जानकारी नहीं? नहीं, हमारे को कोई जानकारी नहीं है, ना मेरे को, ना मेरी वाइफ को, ना मेरी बेटी को। बताया जा रहा है कि आर्य समाज मंदिर में शादी हुई थी 2020 में। कोई जानकारी नहीं। किसी को भी नहीं? आपके घर में किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं? हमारे घर में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। पुलिस बारीकी से केस की जांच करके सबूतों की कड़ियों को जोड़ रही है। पुलिस एक बार फिर साहिल गहलोत को उसी खाओ पियो ढाबे में लेकर गई जहां के फ्रिज में उसने निक्की की लाश को छुपाया था। पुलिस कश्मीरी गेट से मित्राऊ गांव तक के रूट के सीसीटीवी को भी खंगाल रही है, जिससे कत्ल की जगह से लेकर लाश छुपाने की जगह की हर कड़ी को जोड़ा जा सके। ये भी साफ है कि साहिल काफी शातिर था, इसलिए उसने कत्ल के बाद निक्की के फोन से सारा डेटा डिलीट कर दिया था, क्योंकि निक्की के फोन में हर वो सबूत था जो साहिल को कानून के शिकंजे में ला सकता था। निक्की के गांव छज्जर के गांव खेड़ी की गलियों में सन्नाटा है। गांव की बेटी के जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, उससे हर कोई सहमा है। परिजन साहिल के लिए मौत की सजा की मांग कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरी तो एक ही वो होगी कि ऐसे आदमी को फांसी की सजा दी जाए। अगर ऐसा आदमी छोड़ दिया जाएगा या ढीला छोड़ दिया जाएगा तो आज हमारी बेटी के साथ होया है, कल किसी और की साथ होगा। ठीक, तो ये ऐसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो सरकार बोल रही है, तो इसमें एक ही काम होगा, कोई भी कर लो, या तो बेटी गवा दो या बेटी पढ़ा लो। निक्की यादव मामला प्यार में धोखे और भरोसे के कत्ल की भी कहानी है, लेकिन शायद ऐसा करने वाले ये भूल गए हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। उधर भिवानी हत्याकांड में 2 लोग जिंदा जला दिए गए, लेकिन 3 दिन बाद भी 2 राज्यों की पुलिस मिलकर 5 में से एक ही आरोपी को अब तक पकड़ पाई है। जो आरोपी वीडियो जारी करके बेगुनाही का दावा कर रहा है, उस तक भी पुलिस नहीं पहुंच पाई है। इस बीच इस मामले को मॉब लिंचिंग बताकर सियासी भी बनाया जा रहा है। भिवानी में जली हुई कार में जुनैद और नासिर नाम के 2 लड़कों के नरकंकाल जली हालत में मिले तो सनसनी मच गई। बुधवार को सुबह ही उनकी भरतपुर के थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई और अगले दिन हरियाणा के लोहारू में जली हुई बोलेरो कार में दोनों की जली लाश मिली। पुलिस 3 दिन में अब तक सिर्फ एक आरोपी रिंकू को गिरफ्तार कर पाई है, जबकि 4 आरोपियों का कोई सुराग नहीं है। हैरत की बात यह है कि एक आरोपी खुद को गोरक्षक बताने वाला मोनू मानसेर लगातार वीडियो जारी करके बेगुनाही का दावा कर रहा है, लेकिन पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाई। अनिल, श्रीकांत और लोकेश सिंगला को पकड़ने के लिए भी पुलिस हाथ पैर मार रही है। जो टेक्निकल एविडेंसेस हमारे पास उपलब्ध थे, जो ग्राउंड इंटेलिजेंस हमारे पास उपलब्ध थी, उसके आधार पर उसे क्रॉस क्वेश्चन किया गया, इंटरोगेशन किया गया और अब तक जो एविडेंसेस हमें मिली उसके आधार पर रिंकू सैनी का इस घटना में इन्वॉल्वमेंट प्रमाणित होना पाया गया, जिसके आधार पर आज रिंकू सैनी, जो फिरोजपुर झिरका का रहने वाला है, उसे इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। जुनैद और नासिर के परिजनों ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है, उसके मुताबिक अगवा करने के बाद दोनों की हत्या की गई। नासिर और जुनैद के परिजनों का आरोप है कि बुधवार की सुबह करीब 5 बजे दोनों किसी काम से फिरोजपुर झिरकी गए थे। उसके बाद से ही दोनों का कुछ पता नहीं चला।
सुबह करीब 9 बजे एक चाय की दुकान पर किसी अजनबी ने बताया कि सुबह 6 बजे 8-10 लोगों ने बोलेरो में सवार 2 लोगों के साथ मारपीट की और उन्हें बोलेरो में डाल कर ले गए। फोन करने पर नासिर और जुनैद का फोन स्विच ऑफ आया। परिवार के मुताबिक जुनैद और नासिर को पहले पीटा गया, फिर उन्हें अगवा किया गया, जिसके बाद दोनों को हरियाणा ले जाकर जिंदा जला दिया गया। मरे ही नहीं जनाब, इनको गाड़ी के अंदर बंद करके मार दिया गया, जिंदों में आग लगा दी गई। इंसानियत की तमाम हदें पार कर दी इन लोगों ने। हम सरकार से और पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं कि हमारे जो दोनों भाई थे इनको न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी हैं उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस मामले में मोनू मानसेर सबसे बड़ा आरोपी बताया जा रहा है। जो बजरंग दल का नेता है वही गौरक्षक दल से जुड़ा हुआ है। वहीं जुनैद के खिलाफ गौ तस्करी के 5 मामले दर्ज हैं। हालांकि हरियाणा पुलिस मामले में गौ तस्करी के एंगल से इनकार कर रही है। मोनू ने 14 और 15 फरवरी की सीसीटीवी फुटेज जारी करके दावा किया है कि वो दोनों दिन एक होटल और घर पर था। खुद कांग्रेस के भरतपुर के विधायक वाजिब अली ने अपनी ही गहलोत सरकार पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। हरियाणा से आके कोई अचानक गोपालगढ़ के अंदर आके कोई इस तरह से हरकत नहीं करता। तो लोकल लोग जो इन्वॉल्व हैं उनकी भी जांच हो और जल्द से जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी हो। बड़ा अफसोस की बात है कि एक थाने में तो उनकी एफआईआर नहीं ली गई। पहले वो लोग 12 घंटे घूमते रहे। तो निश्चित तौर पर जो पुलिस के अधिकारी हैं जिनकी कोई कमी रही है उनकी भी जांच हो, नहीं तो ये घटना को रोका भी जा सकता था। अब दूसरी पार्टियां भी इस विवाद में कूद पड़ी हैं। मामले को मॉब लिंचिंग का भी बताया जा रहा है। अगर इनकी वारदात थी, ईमानदारी से मामला सही था, तो उनको कानूनी सजा मिलनी चाहिए थी। गिरफ्तारी होती, उनके खिलाफ मुकदमा चलता, कानूनी सजा दी जाती। ये तो मॉब लिंचिंग है। यानी इस तरीके से अभी उसकी कोई श्योरिटी नहीं, कुछ नहीं न कहीं, बल्कि बाकायदा नेम्ड जो लोग हैं उनका बजरंग दल से रिश्ता है। और इसमें हरियाणा में घटना घटित हुई है। हरियाणा पुलिस की चुप्पी बहुत शर्मनाक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दें, क्योंकि जिंदा जला देना ये न सिर्फ हरियाणा पुलिस के लिए शर्मनाक है बल्कि मानवता के लिए भी शर्मनाक है। घर से सुबह 5 बजे निकले 2 युवक कार की पिछली सीट पर जिंदा जले पाए गए। इससे कई सवाल तो पैदा होते ही हैं। हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्य की पुलिस जांच कर रही है। देखना यह है कि कब सारे गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। हिंदू राष्ट्र की सियासत 24 के रण में सबसे अहम होगी, यह साफ होता जा रहा है। छतरपुर के बागेश्वर धाम से जो चिंगारी उठी वो हर रोज बढ़ रही है। बाबा बागेश्वर के खिलाफ आवाज भी उठ रही है। विपक्ष के साथ अब मुस्लिम धर्मगुरु भी सवाल उठा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब हमें किसी धर्म से या पंथ से, धर्म तो सिर्फ सनातन है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आवश्यक है। 24 के रण का मैदान सज चुका है और अब ये साफ है कि इस रण में हिंदुत्व के तीर जमकर चलेंगे। आज बागेश्वर धाम की धरती फिर से छूने। छतरपुर के बागेश्वर धाम से जो माहौल बना और इस धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस तरह आक्रामक तरीके से ये मुद्दा उठाया, उसके बाद से ये चिंगारी भड़क चुकी है। चाहे न चाहे विपक्षी दलों को भी इस एजेंडे पर अपना रुख साफ करना पड़ रहा है। बीजेपी के नेता बिना किसी लाग लपेट के हिंदू राष्ट्र को लेकर अपनी राय रख रहे हैं, तो विपक्ष इस मुद्दे पर कुछ दबाव में आता दिख रहा है। हिंदुत्व की लड़ाई अब खास तौर पर बाबा बागेश्वर धाम के इर्द गिर्द सिमट रही है। एक तबके में वो लोकप्रिय हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनको चुनौतियां भी अब ज्यादा तेजी से मिल रही हैं। अपितु बार बार सनातन धर्म की जो अवहेलना की जाती, उस अवहेलना से बचाने के लिए वह भारत के अंदर की अखंडता ना खंड खंड हो, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आवश्यक है। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, वो लोग जो बागेश्वर धाम में जाते हैं, उनके प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं,
वो कतान ना जाएं और वहां जाकर के उनकी कथाओं को, उनके वक्ताओं को बिल्कुल ना सुने। इससे ईमान कमजोर होगा। तो मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि मेरी अपील पर वो ध्यान दें और किसी तरीके से बागेश्वर धाम के बाबा से कोई ताल्लुक, कोई संबंध न रखें। बाबा बागेश्वर का विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र की बुलंद आवाज उठनी साफ हो गई है कि धर्म का घमासान 24 का चुनाव करीब आते आते और तेज होगा। जरा बीजेपी के सांसद और एक्टर दिनेश लाल निरहुआ की बात सुनिए, जो कह रहे हैं कि 24 में मंदिर का बाण चलेगा और धर्म के खिलाफ काम करने वालों का राम नाश करेंगे। समय के साथ बदलाव होता है, जब जब जैसा समय होता है उस हिसाब से चलना चाहिए। आज का समय ये कहता है कि आप ये सब चीजें छोड़ दो, आप हिंदुस्तानी बन जाओ। राष्ट्र सर्वोपरि रख लो अपने दिल में, राष्ट्र के प्रति सोचो, राष्ट्र के लिए आप काम करो। और अगर आप राष्ट्र के लिए काम करेंगे तो उससे बड़ा कोई काम नहीं है। और आज के समय की मांग यही है। और मुझे लगता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कहीं न कहीं यही भाव मन में रख के काम कर रहे हैं, तभी आज पूरा राष्ट्र मजबूत हो रहा है और दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है। एक ऐसा देश है जिस देश का कोई मजहब नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं? और कैसे सरकारें खामोश बैठी है इस बारे में? बताइए, आप कैसे खामोश बैठ? हम तो पूछ रहे कि सरकार खामोश क्यों बैठ रही है? मैं तो पार्लियामेंट में कहा था कि कोई महीना नहीं जाता जब यहां पर इस तरह की बकवास, अनाप शनाप और धमकी और डराने की बातें की जाती हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? बागेश्वर धाम में हिंदू राष्ट्र के आह्वान के साथ बाकायदा यज्ञ हो रहा है। संसद के जरिए अहम फैसला होने की बात कही जा रही है। सियासी तौर पर दोनों खेमों के बीच की लाइन अब साफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और वहीं टीपू सुल्तान को लेकर भी सियासी घमासान काफी तेज हो चुका है। जी हां, अमरोहा से बीएसपी सांसद दानिश अली का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तैर रहा है, वायरल है। यह वीडियो टीपू सुल्तान की कब्र से बनाया गया है। दानिश ने नलिन कदिल को टीपू सुल्तान विवाद में सीधी चुनौती दी है, यानी चैलेंज कर दिया है। टीपू सुल्तान के फॉलोअर्स को, टीपू सुल्तान के मानने वालों को इस देश में रहने का हक नहीं है या जीने का हक नहीं है। तो मैं ऐसे उन सब लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं वही, खासतौर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटक के, जो हमारे साथ सांसद भी हैं, उनका बयान मैंने कल देखा। इसीलिए मैं आज यहाँ श्रीरंगपटना में आया हूँ और टीपू सुल्तान साहब की जहाँ पर शहादत हुई उस जगह पर मैं मौजूद हूँ, उनकी कब्र पर मौजूद हूँ। मैं एक बार फिर यही कहूँगा कि मुझे फक्र है कि मैं टीपू सुल्तान को फॉलो करता हूँ, मैं महात्मा गांधी और अंबेडकर को फॉलो करता हूँ, मैं नाथूराम गोडसे के फॉलोअर से लड़ने के लिए, आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये बीएसपी के अमरोहा से सांसद दानिश अली हैं, जो टीपू सुल्तान की मजार से बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। वही बीजेपी जिसके प्रदेश अध्यक्ष ने चेताया था कि कोई टीपू सुल्तान का नाम नहीं ले, वरना खैर नहीं, उसको जिंदा रहने का हक नहीं। लेकिन दानिश अली कह रहे हैं कि वो बीजेपी वालों से वैचारिक लड़ाई के लिए तैयार है। असल में लड़ाई पूरी सियासी है। इसी साल कर्नाटक में चुनाव है और इसका एक सिरा हिंदू मुस्लिम वाली सियासत से जुड़ता दिखता है। कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष कहते हैं कि टीपू के अनुयायियों को जंगल में खदेड़ देना चाहिए। उनके इस बयान के विरोध में असदुद्दीन ओवैसी भी उतर आए। ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹೇ ದೇವ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಆಡಳಿತ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸಂತಾನ ಹೋಗಬೇಕು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ। बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि हम उनको मिटा देंगे, मार देंगे जो टीपू सुल्तान का नाम ले रहे हैं। मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूं, क्या करोगे तुम? बोलो, मारोगे मुझे? मिटा दोगे मुझे? बोलो कहां पर आऊं कर्नाटक में मारने के लिए? आ जाओ। क्या देश के प्रधानमंत्री उनके प्रदेश के जो बीजेपी के लीडर हैं उनकी जबान से वो सहमत हैं कि टीपू सुल्तान का नाम लेगा हम मिटा देंगे, मार देंगे? अरे भाई, करप्शन का नाम लेना, करप्शन को मिटा नहीं पाए आप। 30% की सरकार आपकी है। ये तो ओपन कॉल है वायलेंस के लिए, ये तो ओपन कॉल है मर्डर और जेनोसाइड के लिए। कर्नाटक में कांग्रेस के राज में सिद्धरमैया सरकार ने लगातार 2 वर्षों तक टीपू जयंती मनाई थी।
कांग्रेस ने टीपू को शुरुआती स्वतंत्रता सेनानी की तरह देखा था, लेकिन अब बीजेपी इसी को मुद्दा बना रही है और कर्नाटक के सियासी रण में टीपू बनाम हनुमान का शोर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो रामचरितमानस की एंट्री, टीपू सुल्तान की एंट्री, अभी चुनाव और करीब आने दीजिए, बहुत सारी चीजों की भी एंट्री होनी बाकी है।